हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, पूरा डिटेल्स इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिए और बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है जो कि क्रिप्टोग्राफी को लेकर और साइबर सिक्योरिटी को लेकर है वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है या साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक, इन सभी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले सपोज आई नो योर जीमेल पासवर्ड, व्हाट कैन आई पोटेंशियली एक्सेस। मान लेते हैं कि मुझे आपके जीमेल का पासवर्ड मिल गया। ठीक है, आपका जो जीमेल है उसका पासवर्ड मुझे मिल गया है। तो अगर वो पासवर्ड मुझे मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूं उस पासवर्ड का यूज करके, यानी क्या क्या एक्सेस कर सकता हूं जिससे आपको नुकसान पहुंच पाए। ठीक है ना, उसके बाद नाउ इमेजिन दैट आई डोंट नो योर पासवर्ड। अब ये मान लेते हैं कि सपोज आपका पासवर्ड मेरे पास नहीं है, बट आई कैन सीक्रेटली रीड द डेटा ट्रेवलिंग बिटवीन योर फोन एंड अ वेबसाइट, व्हाट हैपन। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट केस क्या है कि मान लेते हैं कि आपका जीमेल का पासवर्ड मुझे मिल गया है, देन व्हाट कैन आई पोटेंशियली एक्सेस, क्या क्या मैं एक्सेस कर सकता हूं। और दूसरा कि मान लेते हैं आपका पासवर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी चुपके से यानी कि सीक्रेटली मैं आपके उस डेटा को जो कि फोन से वेबसाइट पे जा रहा है और वेबसाइट से फोन में जा रहा है उसको मैं एक्सेस कर लेता हूं, तब क्या होगा। यानी कि इस टाइप के सवाल मन में हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन टू पीपल कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट सो दैट इवन इफ समवन इंटरसेप्ट द मैसेज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ये फिर से एक सवाल है कि मान लेते हैं कि दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट पे, और सपोज उस जो कम्युनिकेशन है यानी कि जो बात कर रहे हैं वो आपस में, उसमें बीच में ही कोई व्यक्ति इंटरसेप्ट करता है और उसके डेटा को वहां से चोरी कर लेता है। यानी कि दो व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग पॉइंट पे आपस में बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पे है एक बात कर रहा है, एक यहाँ पे है, ये दोनों आपस में क्या है ना बात कर रहे हैं, और यहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति यानी कोई तीसरा व्यक्ति जो है इंटरसेप्ट करके इसके डेटा को यहाँ से चोरी कर लेता है। तो उससे क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है उन लोगों को। यानी कि ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल जो है क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज के डेट के, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इन सारे सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, आज के डेट का एक बर्निंग क्वेश्चन है। जितना तेजी से हम लोग इंटरनेट की तरफ भाग रहे हैं, जितना तेजी से हम लोग एआई की तरफ जा रहे हैं, जितना तेजी से हम लोग नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं, सिक्योरिटी क्या बोलते हैं उसको, रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क जो है उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है ना कुछ मेजरमेंट है, उसी को हम लोग साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक ऐसा प्रैक्टिस है जिससे हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इसलिए साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर डेटा। ठीक है ना, अब डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेन तो डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स है, जैसे कंप्यूटर्स। अगर हम अपने मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ही प्रोटेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर में अवेलेबल जो डेटा है मेन, यानी इट्स ऑल अबाउट डेटा। सब कुछ जो बात की जाती है ना यहाँ पे डेटा की बात की जाती है। तो कंप्यूटर को ही हमारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर मतलब कि हमारा कोई एक्सेस कर लेता है अगर, तो वहां से हमारा डेटा हमारा लीक हो सकता है, तो कंप्यूटर को हम प्रोटेक्ट करते हैं। नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, डिवाइसेज को प्रोटेक्ट करते हैं, सर्वर को प्रोटेक्ट करते हैं, डेटाबेस को प्रोटेक्ट करते हैं, डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोटेक्ट, यानी कि बहुत सारी चीजें जो भी ऑनलाइन हम एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं, जो हम क्या बोलते हैं मेथड अपनाते हैं, उसी को हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो सिंपल टर्म में समझना है कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से हम अपने डिजिटल डिवाइसेज को और डिजिटल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो
प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन प्रोटेक्ट करते किससे हैं? तो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो डेटा है, वो कोई थर्ड पार्टी जो ऑथोराइज नहीं है वो एक्सेस ना कर ले, उससे प्रोटेक्ट करना है। हमारा डेटा का कोई मिसयूज ना हो, उससे प्रोटेक्ट करना है। हमारा जो डेटा है वो बहुत ही रिलेवेंट डेटा है, उसमें कोई अननेसेसरी मॉडिफिकेशन ना कर दे, इससे प्रोटेक्ट करना है। कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, इससे प्रोटेक्ट करना है। कोई डिसरप्शन ना हो, इससे प्रोटेक्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसे कि हमारा डेटा कोई लेकर उसका मिसयूज कर रहा है, उसको अनवांटेड तरीके से चेंज कर रहा है, तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हम अपने डिजिटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? थ्रेट से। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? थ्रेट से, कि हमें कोई साइबर थ्रेट ना मिले। दिस इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। आई होप इस स्लाइड के माध्यम से आपको साइबर सिक्योरिटी क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसको हम CIA ट्राइड बोलते हैं। ठीक है ना, CIA ट्राइड। यहाँ CIA बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका मतलब होता है, C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी और I का मतलब होता है इंटीग्रिटी। आप इसको सिस्टम के तरीके से समझ सकते हैं, कि सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकते हैं कि CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि डेटा जो आपके पास अवेलेबल है वो आप तक ही सीमित रहे, कोई दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेस ना करे। ठीक है, अगर आप उसको राइट दे रहे हैं तो बात अलग बात है, लेकिन आपकी डेटा को कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस ना कर पाए, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। इट मीन्स डेटा मस्ट बी एक्सेस्ड ओनली बाय ऑथोराइज्ड पीपल, ऑथोराइज्ड यूजर्स। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा को जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से क्रिएट किया गया है, ठीक है, वह डेटा उसी तरीके से एग्जिस्ट करे। ठीक है ना, यानी कि जिस तरीके से डेटा हम स्टोर कर रहे हैं कहीं पे भी, तो जब हम उसको एक्सेस करें तो हमें डेटा उसी तरीके से दिखना चाहिए, उसी फॉर्म में दिखना चाहिए, उतना ही डेटा दिखना चाहिए, वही डेटा दिखना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई अननेसेसरी मॉडिफिकेशन ना हो। ठीक है ना, कोई मॉडिफिकेशन अननेसेसरली ना हो। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, यानी कि इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। ठीक है ना, इंटीग्रिटी मेंटेन होने का मतलब क्या होता है? डेटा मस्ट बी राइट, वह राइट हो। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि व्हेन एवर यू आर एक्सेसिंग द डेटा, जब आप डेटा एक्सेस कर रहे हो तो एट दैट टाइम डेटा मस्ट बी अवेलेबल। डेटा क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए हम किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट किए, डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या है, डेटा अवेलेबल नहीं है। हालांकि हमने डेटा ऑलरेडी स्टोर कर रखा था, डेटा सेव कर रखा था, डेटा वहां पे था, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब CIA ट्राइड का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये जो है तीन वर्ड्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, CIA, जिसका यूज सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी में किया जाता है। ठीक है ना, ये तीनों अगर मेंटेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है ना, हमारा डेटा जो है सुरक्षित है। हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया वन हु कैन सी इट, जो इसको देख सकते हैं, उसी व्यक्ति तक यह कन्फाइंड हो। उसके बाद इंटीग्रिटी का मतलब हो गया कि क्या इसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ हो, चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया इसको एक्सेस किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तीन टर्म आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अफेक्टेड CIA कंपोनेंट। मान लेते हैं कि कोई भी कंपोनेंट जो है वो अफेक्ट हुआ है, CIA का कोई भी कंपोनेंट अफेक्ट हुआ है, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हमने दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिचुएशंस वी कैन आइडेंटिफाई, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला सिचुएशन क्या कहता है कि अ हैकर रीड्स योर प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेज। मान लेते हैं कि आपका कोई प्राइवेट मैसेज है जिसको हैकर जो है पढ़ ले रहा है। ठीक है ना, तो अगर कोई प्राइवेट मैसेज आपका पढ़ लिया जा रहा है किसी के माध्यम से, किसी हैकर के माध्यम से, तो यह क्या है? दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की कमी है। ठीक है ना, लेकिन डेटा का लीक हो जाना, प्राइवेट डेटा का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सेस किया जाना, मतलब कि नॉलेज में आ जाना उस व्यक्ति के, तो क्या है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी की कमी होती है यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आपको याद रखना है कि किस प्रॉब्लम में, कौन से अफेक्ट में हम किस वर्ड का यूज करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहलाएगा, इंटीग्रिटी कब होगा, अवेलेबिलिटी कब होगा। दूसरा सिचुएशन क्या है
कि समवन चेंजेज योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मार्क्स। मान लेते हैं कि आपका जो मार्क्स है ऑनलाइन, जो आपने रिजल्ट आया आपका, उसमें जो मार्क्स आया उसको कोई व्यक्ति चेंज कर देता है, ठीक है ना, या फिर आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उसको व्यक्ति चेंज कर देता है, ठीक है। तो यह क्या है, दिस इज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम है, इंटीग्रिटी इशू होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, वेबसाइट बिकम्स अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ एन अटैक। मान लेते हैं कोई वेबसाइट पर अटैक हो गया है या फिर आपके कंप्यूटर में अटैक हो गया है और आप जब डेटा एक्सेस कर रहे हो कंप्यूटर से तो डेटा क्या है, अवेलेबल नहीं है, तो ये कहलाता है अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट CIF कंपोनेंट्स है जो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूज किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टर्म किस सिचुएशन के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, देखिए क्रिप्टोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं कि इसे आज के डेट में जानने के लिए उपयुक्त वर्ड है, ठीक है ना। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और ये कैसे काम करता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो क्रिप्टोग्राफी जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्रिप्टोग्राफी समझ लेते हैं, यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और यह कैसे काम करता है वो भी हम लोग समझेंगे। इससे रिलेटेड कुछ मेथड्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। द वर्ड क्रिप्टोग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक रूट। क्रिप्टोग्राफी जो वर्ड है ना, यह वर्ड आया कहाँ से, पहले तो यह एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, ग्रीक वर्ड है जो कि बनाया गया है, कह सकते हैं। इसका जो रूट वर्ड होता है ना वो क्रिप्टोस होता है और ग्राफेन होता है, ठीक है ना। क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन। क्रिप्टोस का मतलब क्या होता है, हिडन। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन और ग्राफेन का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि जब छिपा हुआ राइटिंग लिखा जाए। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में बहुत दिन पहले जब ग्रीक के राजा हुआ करते थे, वे जो अपना मैसेज यहाँ से वहाँ पहुँचाते थे तो वह एक इस तरीके से केमिकल का यूज करते थे पत्तों पे लिखने के लिए या फिर कपड़े पर लिखने के लिए, कि लिखने के बाद भी वो दिखता नहीं था और उसको दिखने के लिए खास तरीके के केमिकल का ही यूज किया जाता था, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसे शीट पर लिखा जा रहा है जिस पे लिखने के लिए भी एक ऐसा केमिकल चाहिए जिससे लिखने के बाद वो दिखता नहीं है, और खास तरीके के केमिकल जब उस पर डालते हैं तो वो दिखने लगता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो मतलब कि चीजें हुई कम्युनिकेशन के लिए वो काफी हिडन रूप में की जाती थी, ठीक है ना, काफी छिपा कर। तो इसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ फॉर्म दैट अनऑथराइज्ड पीपल कैन नॉट एक्सेस। यानी कि जो व्यक्ति नहीं जान रहा है, जो व्यक्ति अनऑथराइज्ड है, वह व्यक्ति हमारा डेटा एक्सेस न कर पाए, ठीक है ना, वो इस चीज को समझ न पाए। तो इसके लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी जो है ना बेसिकली एक ऐसा मेथड कह सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम कह सकते हैं जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक कि हमारा डेटा अगर दूसरे के द्वारा एक्सेस हो भी जाए तो भी उस व्यक्ति उसको समझ ना पाए, ठीक है ना। दिस इज क्रिप्टोग्राफी। पहला केस क्या था कि हमारा डेटा जो है वो हम तक सुरक्षित है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन के टाइम में कोई व्यक्ति उसको एक्सेस कर ले रहा है, कोई इसको हैक कर ले रहा है, तो उसको समझ सकता है डेटा को, ठीक ना, हम डेटा लॉस कर जाएंगे। लेकिन दूसरा क्रिप्टोग्राफी का मतलब हो गया कि अगर कोई थर्ड पार्टी डेटा हमारा ले रहा है, हमारा डेटा वह ले रहा है, लेकिन फिर भी वह डेटा लेने के बाद उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। यही क्रिप्टोग्राफी का काम है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है, ओरिजिनल मैसेज जो है किसी ने ए ने बी को कहा कि मीट एट 5 PM पे मिलना है, ठीक है ना। अगर यह मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है, अगर मान ले तो वो क्रिमिनल है, तो 5 PM तो क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को किडनैप कर सकता है 5 PM पे, या फिर इस 5 PM को कन्वर्ट कर सकता है, 4 PM कर सकता है, या फिर उसको किसी भी तरीके से उसके साथ गलत हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर क्रिप्टोग्राफी यूज हो रहा है तो इस मैसेज को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि M को X के रूप में चेंज कर देगा, E को Q के रूप में, इस वाली U के D के रूप में। यानी कि ये क्या कर रहा है ना कि लिखे गए टेक्स्ट को एक दूसरी साइफर फॉर्म में, यानी कि अनरीडेबल फॉर्म में या फिर अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज कर दे रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिप्टोग्राफी। यानी क्रिप्टोग्राफी में होता क्या है, जो हमारा मेन टेक्स्ट होता है वह टेक्स्ट एक अनरीडेबल फॉर्म में बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। नेक्स्ट है
इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन है। क्रिप्टोग्राफी जो है वो दो तरीके से काम करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक तो इंक्रिप्शन होता है, दूसरा डिक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि जब कोई प्लेन टेक्स्ट है, यानी कि कोई प्लेन टेक्स्ट है, इस प्लेन टेक्स्ट को, अगर कोई प्लेन टेक्स्ट हमारे पास है तो प्लेन टेक्स्ट को अगर हम चेंज कर दे रहे हैं किसी दूसरे फॉर्म में, मान लेते हैं देखिए यहाँ पे ये प्लेन टेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम इनक्रिप्ट करके एक साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दिए तो क्या कहलाएगा, ये इनक्रिप्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पीछे वाला स्लाइड पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक टेक्स्ट है, मीट एट 5 PM प्लेन टेक्स्ट है, इसको इनक्रिप्ट करके दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यह क्या है, साइफर टेक्स्ट है। तो प्लेन टेक्स्ट को जो हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं, अनरीडेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो वह इनक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मतलब वही है अनरीडेबल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जिस टेक्स्ट को हम समझ ना पाए उसे हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है ना। डिक्रिप्शन, फिर से उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है उसको फिर से क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दो मेथड होते हैं, दो तरीके से काम करता है। पहले टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया जाता है और फिर से उसी टेक्स्ट को डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका बेसिक फ्लो जरा अगर हम देख ले तो सबसे पहले क्या होता है ना, प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। प्लेन टेक्स्ट के बाद क्या होता है, इंक्रिप्शन की होता है, ठीक है। जो प्लेन टेक्स्ट है उसको इंक्रिप्शन की के माध्यम से उसको साइफर टेक्स्ट में क्या किया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, डिक्रिप्शन की होगा, और डिक्रिप्शन के क्या करेगा, फिर से जो हमारा साइफर टेक्स्ट है उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये कंप्लीट फ्लो है जिस तरीके से हमारा इंक्रिप्शन काम करता है और डिक्रिप्शन काम करता है। इस तरीके से क्या होता है ना, क्रिप्टोग्राफी वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले हम क्रिप्टोग्राफी के, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज वी शिफ्ट एवरी लेटर बाय 3। यहाँ पे देखिए ए को हम मान लीजिए डी कर देते हैं, बी को ई करते हैं और सी को एफ करते हैं। सपोज मान लेते हैं आपका कुछ नाम है या फिर कोई वर्ड है, जैसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ है ना। तो हेलो क्या किया गया है, एच को के से कंपेयर कर चेंज कर दिया गया, ई को एच से कर दिया, एल को ओ से, फिर एल को ओ से, ओ को आर से कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं एच के बाद क्या होता है, आई जे स्किप करके, यानी कि 2 लेटर को स्किप करके तीसरा लिख दिया गया, ई एफ जी को स्किप करके एच लिख दिया गया, एल एम एन को स्किप करके ओ लिख दिया गया, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जब हम एक फिक्स्ड पोजीशन पे हम लेटर्स को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये भी क्या है ना, एक क्रिप्टोग्राफी का एग्जाम्पल कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी का एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे मेरा नाम है अमित, इसको लेकर ए है तो हम इसको 4th लेटर पे शिफ्ट करते हैं, 4th लेटर हम शिफ्ट करते हैं आगे, तो ए को चेंज कर देंगे ई में या डी में, उसके बाद एम को चेंज कर देंगे, फिर आई को चेंज कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा ना, ये इंक्रिप्शन का प्रोसेस है, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं ना, सीजर साइफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीजर साइफर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको लिए लिख दिया हूँ रीड है, तो रीड को चेंज करना है तो किस फॉर्म में चेंज करेंगे आप खुद करके हमें कमेंट करके बताएंगे। नेट है, नेट को कैसे चेंज करेंगे, अब मान लीजिए हमें 5 लेटर शिफ्ट करना है, 5 लेटर शिफ्ट करना है आगे, तो 5 लेटर कैसे शिफ्ट करेंगे आपको बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वाई साइफर सीजर इज नॉट सिक्योर। हाँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो मेथड है इसको हम लोग साइफर सीजर बोलते हैं, सीजर साइफर बोलते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है क्योंकि आप देख सक रहे हैं, जैसे रीजनिंग वगैरह पढ़े होंगे वहाँ भी ये चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ए को डी किया गया, बी को ए किया गया, एक सी को एफ किया गया। तो ये मेथड जो है ना पॉसिबिलिटी बेस्ड, अगर हम मेजरमेंट करें, पॉसिबिलिटी का यूज करें, तो हम क्या करें, इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये जो साइफर सीजर साइफर है, यह मेथड बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई सीजर साइफर इज नॉट सिक्योर। तो
क्यों सिक्योर नहीं है? देखिए, इफ एन अटैकर नोज दैट वी आर यूजिंग सीजर साइफर, अगर अटैकर को पता चल जाए कि हम लोग सीजर साइफर का यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो भी बहुत सारे पॉसिबल केसेज को शिफ्ट कर करके देखेगा और कोशिश करेगा कि हमारे डेटा को वह डिक्रिप्ट कर पाए। ठीक है, मान लेते कोई पासवर्ड ही है, उसको हम सीजर साइफर कर रहे हैं, इसको शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसको जो हैकर है वो पॉसिबल शिफ्टिंग के माध्यम से समझ सकता है कि हाँ क्या उसका पासवर्ड हो सकता है। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सीजर साइफर का। दूसरा क्या है, द अटैकर कैन सिंपली ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज, दिस इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। अब ये जो तरीका है, यानी कि जो अटैकर है सीजर साइफर कोड को क्रैक करने के लिए, यानी जो इनक्रिप्टेड फॉर्म इसको डिक्रिप्ट करने के लिए जो मेथड अपनाएगा, जिस मेथड के माध्यम से वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, जितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं सारे पॉसिबिलिटी का यूज कर जाएगा, जिसको हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूट फोर्स अटैक। अब इसको एक और अलग एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एटीएम का पिन जो है वो कितने डिजिट का होता है? 4 डिजिट का होता है। ठीक है ना, अब 4 डिजिट में फर्स्ट वाले डिजिट में 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, सेकेंड वाले डिजिट में 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट हो सकता है, थर्ड वाले डिजिट में 0 से 9 हो सकता है, फोर्थ वाले में 0 से 9 हो सकता है। यानी कि हमारे पास क्या है कि फर्स्ट डिजिट के लिए 10 पॉसिबिलिटीज है, सेकेंड के लिए भी 10 है, थर्ड के लिए भी 10 है, फोर्थ के लिए भी 10 है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से आसानी से क्या है ना, इस कोड को क्रैक किया जाता है। ठीक है ना, ये अलग बात है कि अगर हम मल्टीपल टाइम गलत पिन देते हैं तो क्या होता है, हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाता है, लेकिन हैकर चाहे तो वो उस चीज को बाईपास कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सीजर साइफर का, जिसमें अटैकर जो है वो सारे पॉसिबिलिटीज को क्या करता है, ट्राई करता है और ब्रूट फोर्स अटैक के माध्यम से वो उस चीज को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, a brute force attack attempt many possible keys password until the correct one is found। इसी के माध्यम से कभी भी एटीएम को हैक जो होता है, एटीएम, अब किसी का एटीएम कार्ड अगर हैक हो रहा है, उसको उसका डेटा ले रहा है, किसी का डेबिट कार्ड हैक हो रहा है, तो वहाँ पे यही ब्रूट फोर्स अटैक का ही यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से हर एक पॉसिबिलिटीज को यूज करके कहीं ना कहीं से पासवर्ड निकाल लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट एक मैसेज यहाँ पे है, नोट है कि अ सीक्रेट मैसेज इज नॉट ऑटोमेटिकली अ सिक्योर मैसेज। हाँ, हमेशा ध्यान रखना है कि सीक्रेट मैसेज जो है हमेशा सिक्योर मैसेज नहीं होता है। कोई मैसेज मान लीजिए सीक्रेट है, मेरे पास है, तो मेरे पास है तो मान लो मैं जान रहा हूँ, आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो सिक्योर है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए सीक्रेट मैसेज एंड सिक्योर मैसेज दोनों में अंतर होता है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी के टाइप की बात करते हैं। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 3 टाइप को मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बेसिकली 2 ही होते हैं। ठीक है ना, एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है एसिमेट्रिक। ठीक है ना, ये 2 टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिप्टोग्राफी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे तीसरा जो है एक हैशिंग है। ठीक है ना, हैश क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन इसको ही बोलते हैं। ठीक, तो ये टोटल ओवरऑल मान ले तो 3 तरीके के क्रिप्टोग्राफी होते हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड हैशिंग। अब कोई आपसे पूछता है कि टाइप ऑफ इंक्रिप्शन कितने होते हैं, तो वहां आप 2 ही बता सकते हो, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है ना, क्रिप्टोग्राफी कितने हैं तो यहाँ बताया गया 3 है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड हैशिंग। तो सिमेट्रिक अगर है तो एसिमेट्रिक क्यों आया, एसिमेट्रिक है तो हैशिंग क्यों आया, इन सब की चर्चा हम आगे वाले कमिंग स्लाइड्स में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आया कि क्रिप्टोग्राफी जो है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड हैशिंग। तो ये है क्या, यानी कि जो इंक्रिप्शन कर रहे हैं, जो हम नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को जो साइफर टेक्स्ट में चेंज कर रहे हैं, उसी को चेंज करने के लिए जो हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं ना, उसी को हम अलग अलग टाइप में बांट देते हैं। तो एक सिमेट्रिक है, एक एसिमेट्रिक है और तीसरा जो है हैशिंग है। ठीक है ना, सिमेट्रिक की बात करते हैं अगर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में, तो इसमें क्या होता है कि सेम की इज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी कि जिस की का यूज करके हम प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करते हैं, उसी की के माध्यम से उस प्लेन टेक्स्ट को फिर से, मतलब उस साइफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कोई वर्ड फाइल डिजाइन किया। ठीक है ना, कोई वर्ड फाइल डिजाइन किया है।
अब उस वर्ड फाइल को मैं लॉक करके, पासवर्ड के माध्यम से लॉक करके आपको दे रहा हूँ। तो जो पासवर्ड मैंने उसमें लगाया है, जिस तरीके से हमने उसको लॉक किया है, उसी के माध्यम से आप उसको फिर से खोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा क्या, उसके बाद क्या हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मान लीजिए वर्ड में कुछ हमने टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट जो है वो साइफर फॉर्म में है। तो मान लेते हैं ए लिखा हुआ है और ए को मैंने 3 डिजिट शिफ्ट करके डी बनाया है, ठीक है ना, BCD डी बनाया है। तो आप फिर से 3 डिजिट शिफ्ट करके, बैक शिफ्ट में करके आप उसको फिर से प्लेन टेक्स्ट में यानी कि ए में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 डिजिट यूज कर रहे हैं, है ना, सेम की हो गया। तो जो 3 डिजिट है ये यहाँ क्या हो गया, की हो गया, ठीक है। तो जब किसी भी प्लेन टेक्स्ट को हम जब साइफर में चेंज करते हैं तो वहां पे उसको जो मेथड यूज करते हैं उसको इनक्रिप्ट करने के लिए, अगर सेम मेथड यूज कर रहे हैं डिक्रिप्ट करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस है ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है, ये सिमेट्रिक कहलाएगा। इसके लिए कुल 3 एल्गोरिथम काम करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 एल्गोरिथम जो इसके लिए काम करता है, हम एल्गोरिथम भी आगे देखेंगे, AES, DES एंड 3DES। इसको बोलते हैं एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब कुछ लोग एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। वैसे ही DES होता है, वैसे ही 3DES होता है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब इसका एडवांटेज क्या है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एडवांटेज क्या है। अब यहाँ पे चूंकि सेम की यूज हो रहा है, जो की यूज हो रहा है इंक्रिप्शन के लिए उसी की का यूज करेंगे हम डिक्रिप्शन के लिए। तो ये फास्ट होता है, इफिशियंट होता है और सुटेबल होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे आराम से इंक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, एक चैलेंज। चैलेंज क्या है कि अब जिस की से इसको इंक्रिप्ट किया गया है उसी की से डिक्रिप्ट होगा, यानी कि वह की यहाँ पे जो व्यक्ति है, यानी कि जिस व्यक्ति को इसे भेजा जाना है, मान लेते हैं ए जो है प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करके बी को भेज रहा है, ठीक है ना। तो बी के पास जब वह पहुंचेगा तो साइफर टेक्स्ट में होगा। अब जिस की के माध्यम से ए ने उसको इनक्रिप्ट किया है वही की के माध्यम से बी उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तब वह की उसके पास आएगा कहाँ से, तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है की वहां तक पहुंचाने का, ठीक है। अब फोन करके की बताएगा तब फोन से कोई दूसरा सुन सकता है, मैसेज से भेजेगा तो कोई मैसेज वो लीक हो सकता है, पोस्ट से भेजेगा तो हो सकता है कि वो चोरी हो जा सकता है। तो बहुत सारा सिक्योरिटी क्वेश्चंस वहां पे आ जाता है कि सेम की को हम शेयर कैसे करें, क्योंकि जो की क्रिएट हुआ है इनक्रिप्ट करने के लिए सेंडर साइड में वो तो सेंडर के पास है। अब वही की रिसीवर के पास कैसे पहुंचेगा, तो की शेयर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एक बहुत बड़ा खासियत है। खासियत क्या है कि यहाँ पे 2 की होते हैं, एक पब्लिक की होता है, एक प्राइवेट की होता है, ठीक है ना। पब्लिक की वो होता है जिसको हम दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट की क्या होता है, जिसको हमने सीक्रेट रखना होता है, इसको शेयर नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों की जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं, जिसका यूज किया जाएगा इंक्रिप्टेड मेथड को डिक्रिप्ट करने में, ठीक है ना, और मेथड को इनक्रिप्ट करने में, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर में चेंज करने में, फिर साइफर को प्लेन में चेंज करने में, यहाँ पे दोनों की का यूज होगा, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं अमित वांट्स टू सेंड बॉब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अमित जो है बॉब को कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, ठीक है ना। अब क्या किया गया, अमित ने बॉब के पब्लिक की से, यानी कि बॉब का पब्लिक की जो भी है उसके माध्यम से उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया, ठीक है ना। अब क्या है, उसी मैसेज को बॉब जो है अपने प्राइवेट की से क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा। तो यहाँ पब्लिक प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप लोग अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको पता होगा, इनकम टैक्स जब हम भरते हैं तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से एक इंटीमेशन आता है, ठीक है, जो कि PDF के फॉर्म में होता है, ठीक है। या फिर बैंक के माध्यम से भी जब हमारे कोई कम्युनिकेशन होता है जो PDF फॉर्म के रूप में आता है, पूरा उसका स्टेटमेंट आ रहा है, या फिर आप लोन पेमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो इसमें एक चीज़ आप देखे होइएगा, जब मेल आएगा तो उस मेल में लिखा रहता है
कि इसको आप अपने मोबाइल नंबर और नेम का डिजिट यूज करके खोल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर, तो जो व्यक्ति हमें भेज रहा है, मान लीजिए अमित भेज रहा है, ठीक है ना, तो अमित अगर भेज रहा है, या फिर हम इनकम टैक्स के सेंस में देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से हमें पीडीएफ भेजा जा रहा है, ठीक है ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारा नाम पता है, उसे हमारा डेट ऑफ बर्थ पता है, उसे हमारा पैन नंबर पता है, आधार नंबर पता है, लेकिन फिर भी वह जब मैसेज करता है ईमेल पे, तो वह जब फाइल भेजता है तो हमें हमारे साथ पासवर्ड लिख के नहीं भेजता है, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि इसको इनक्रिप्ट करने, मतलब कि इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, इस फाइल को खोलने के लिए आप अपने नाम का 4 लेटर, फर्स्ट का या लास्ट का यूज कर सकते हैं और मोबाइल का 4 लेटर यूज कर सकते हैं। वो बताता है, साथ में एग्जाम्पल देता है दूसरे का, ठीक है ना। तो क्या है ना कि वो हमारा क्या है ना, उसके लिए, इनकम टैक्स वाले के लिए वह क्या है ना, पब्लिक की है। हमारा जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पब्लिक की है, क्योंकि उसने क्या कहा कि आप अपने नाम का 4 डिजिट, वो 4 डिजिट क्या होगा नहीं पता, ठीक है ना, और अपने मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट क्या होगा नहीं पता। तो उसने इतना कहकर भेज दिया हमें, ठीक है ना, उसने जो बोला वो पब्लिक की हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब हम उसको यूज करेंगे, जब हम उसको ओपन करेंगे फाइल को, तो वहां पे हमें अपने नाम का 4 डिजिट लिखना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में वही होना चाहिए जो हमारा नाम है, ठीक है ना। उसके बाद हम मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट डालेंगे, एक्चुअल में वही होना चाहिए जो कि हमारा मोबाइल डिजिट है, मोबाइल नंबर डिजिट है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है फिर पब्लिक की का यूज करना, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट की का यूज करना, तो हम जो वहां पे इनपुट दे रहे हैं उसको ओपन करने के लिए नाम और नंबर का 4 डिजिट, ये प्राइवेट की हो गया मेरे लिए। लेकिन जो उसको एज ए होल यूज कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो क्या हो गया, पब्लिक की हो गया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो जिस तरीके से मेरे मतलब कि मुझे भेज रहा है वह फाइल, और जो की यूज करने के लिए बोल रहा है उसी तरीके से वो सबको भेज रहा है, और सबको ही बोल रहा है कि अपना नाम का 4 डिजिट और नंबर का 4 डिजिट लगाइए, अपने नाम का 4 डिजिट और नंबर का 4 डिजिट लगाइए, सबको ही बोल रहा है, ठीक है, नहीं पब्लिक की हो गया सबका, ठीक है ना। लेकिन हम जो एक्चुअली यूज कर रहे हैं वो क्या है, प्राइवेट की है। तो ये 2 की का यूज होता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में, ठीक है ना, ताकि उसको हम डिक्रिप्ट कर पाए उस डेटा को। इसके लिए हम एल्गोरिथम यूज करते हैं RSA और ECC, ये 2 एल्गोरिथम है जो यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एक क्विक डिफरेंस देखकर चले कुछ फीचर्स के हिसाब से, तो एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस आता है, की के हिसाब से देखें, की के बेस पे देखें, तो सिमेट्रिक में जो है वह एक की होता है जो कि शेयर किया जाना होता है, ठीक है ना, जो कि बोथ साइड में होता है। लेकिन एसिमेट्रिक में 2 की होते हैं, सेंडर के पास अलग की होता है और रिसीवर के पास अलग की होता है। एक पब्लिक की बोलते हैं, एक प्राइवेट की बोलते हैं, ठीक है। स्पीड के हिसाब से देखें, यानी कि स्पीड के बेस पे देखें, तो सिमेट्रिक फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि एक ही की का यूज दोनों साइड में किया जाना है, ठीक है। और एसिमेट्रिक क्या है ना, स्लो होता है, क्योंकि वहां पे दोनों के लिए अलग अलग की होता है, प्रोसेस दोनों का अलग है, इंक्रिप्शन का अलग है, डिक्रिप्शन का अलग है। की शेयरिंग की बात करें तो सिमेट्रिक में सबसे बड़ा चैलेंज है की शेयर करना। एसिमेट्रिक में क्या है ना, आसान है, उसमें की शेयर करने का बहुत ज्यादा झंझट नहीं होता है, क्योंकि वो हमें कीवर्ड देता है और उसका यूज करके हम की को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। यूज की बात करें तो सिमेट्रिक का यूज बल्क डेटा इंक्रिप्शन में किया जाता है और एसिमेट्रिक का सिग्नेचर में और की एक्सचेंज में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल की बात कर ले तो सिमेट्रिक के लिए हम AES, DES और 3DES एल्गोरिथम का यूज करते हैं, और एसिमेट्रिक में हम RSA और ECC एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट में अगर आप समझे तो सिमेट्रिक में सेम की का यूज होता है, एसिमेट्रिक में अलग अलग की का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं इस वीडियो को और बेहतर तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। नाउ द थर्ड टेक्निक इज हैशिंग। हैशिंग क्या होता है, देखिए, हैशिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंक्रिप्शन। ये इंक्रिप्शन से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इट कन्वर्ट डेटा इनटू अ फिक्स्ड लेंथ वैल्यू कॉल्ड अ हैश डाइजेस्ट। अब कोई भी लेंथ का डेटा हो जो कि सेंड किया जा रहा है A से B की तरफ, ठीक है ना, उसको क्या करता है, एक फिक्स्ड लेंथ वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। हैशिंग के माध्यम से किसी भी डेटा को एक फिक्स्ड लेंथ वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग हैश बोलते हैं या फिर इसी को डाइजेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इनपुट किया, ये देख रहे हैं आपके, ये फ्लो है, इनपुट हैश फंक्शन काम करेगा, फिक्स्ड लेंथ हैश में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हेलो किसी ने भेजा और हेलो जो है हैश फंक्शन के पास गया और हैश फंक्शन के माध्यम से
तो क्या हो गया, फिक्स लेंथ डाइजेस्ट में बदल गया। अब वो कुछ भी हो सकता है, हेलो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हो सकता है, कुछ भी एक फिक्स्ड लेंथ का डाइजेस्ट यानी कि हैश क्रिएट होगा, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर हो जाता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स है कि क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग इज डिजाइन टू बी वन वे। ये क्या है ना, वन वे ही काम करता है, यानी कि जो डेटा हम भेज रहे हैं वो एक फिक्स्ड लेंथ वैल्यूज में कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन उसको अब फिर से बैक डिक्रिप्ट नहीं किया जाना चाहिए, मतलब होगा ही नहीं डिक्रिप्ट, ठीक है ना। ये एक इसका कह सकते हो कि से वर्क करने का तरीका है, काम करने का तरीका है। इट इज नॉट नॉर्मली इंटेंडेड टू बी डिक्रिप्ट बैक इनटू द ओरिजिनल इनपुट, यानी कि यह उस मैसेज पे टेक्निक का यूज किया जाता है। इस टेक्निक का यूज हम वैसे मैसेज पे करते हैं, वैसे डेटा पे करते हैं जिस डेटा को हमें फिर से डिक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओरिजिनल इनपुट में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती हो, ठीक है ना। इसके लिए जो एल्गोरिथम काम करता है वो SHA-256 और SHA-38 काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देख ले इंक्रिप्शन और हैशिंग में क्या डिफरेंस है। हमने देखा था इंक्रिप्शन दो तरीके के, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, उसी में हमने हैशिंग को भी देखा था, लेकिन हैशिंग थोड़ा सा डिफरेंट है इंक्रिप्शन से, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस है उसको अगर हम देख ले तो इंक्रिप्शन क्या कहता है कि इट इज डिजाइन टू बी रिवर्सिबल विद द अप्रोप्रिएट की। इसमें की के माध्यम से हम जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर में चेंज कर रहे हैं, हम साइफर को फिर से प्लेन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि बोथ वे और ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है इसमें। लेकिन हैशिंग में यह बोथ वे पॉसिबल नहीं है, वन वे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है ना। दूसरा डिफरेंस क्या है ना कि इंक्रिप्शन का यूज हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित रहे, लेकिन हैशिंग का यूज जनरली हम इंटीग्रिटी के लिए करते हैं कि डेटा जो है हमारा अनमोडिफाइड रहे, जो डेटा हमने सेव किया है वह डेटा बिल्कुल वैसे ही या उतना ही रहे, ठीक है ना। इंक्रिप्शन में क्या होता है ना, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं, और हैशिंग में डेटा को हम हैश या फिर डाइजेस्ट में चेंज करते हैं। हैश को ही डाइजेस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि डाइजेस्ट क्या होता है। उसके बाद इसमें इंक्रिप्शन में हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस का यूज करते हैं, जबकि हैशिंग में हम हैश फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। इंक्रिप्शन के लिए हम अलग अलग एल्गोरिथम यूज लगाते हैं, जैसे कि AES हो गया, DES हो गया, और हैशिंग में हम एल्गोरिथम लगाते हैं SHA-256 या फिर SHA-38 का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा बात कर ले पासवर्ड स्टोरेज का, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आता है कि शुड अ वेबसाइट स्टोर योर पासवर्ड एज अ प्लेन टेक्स्ट। क्या आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को किसी वेबसाइट को स्टोर किया जाना चाहिए प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में? अगर आप जो पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं वह पासवर्ड अगर प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में कोई वेबसाइट स्टोर करता है, इसका मतलब वो वेबसाइट ही खुद उस पासवर्ड को ले सकता है। अगर वेबसाइट हैक होता है तो पासवर्ड भी हैक हो जाएगा हमारा, तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए इसका सीधा सा आंसर है नो, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए ऐसा। अ सिक्योर पासवर्ड सिस्टम शुड नॉट सिंपली स्टोर अमित 1 2 3 4 5। एक सिक्योर पासवर्ड सिस्टम जो है उसको सिंपल तरीके से हमारे पासवर्ड को स्टोर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसकी जगह पे उसे क्या करना चाहिए, एक पासवर्ड हैशिंग मैकेनिज्म का यूज करना चाहिए जिसको यूनिक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नया टर्म आया आपके लिए, यूनिक सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, व्हाट इज सॉल्ट, ठीक है ना। तो इंस्टीड password should be processed using a password hashing mechanism with a unique salt, ठीक है। Now, modern password storage system commonly use algorithms such as Argon to bcrypt कर सकते हैं, scrypt कर सकते हैं, BPKDF2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, आज का जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने का ये सब क्या है ना, कॉमन एल्गोरिथम है जो यूज होता है आज के डेट में। Now, what is salt? The salt is additional random data combined with a password before password hash। यानी कि पासवर्ड को जो हैश कर रहे हैं हम, यानी कि पासवर्ड को हम जो इनक्रिप्ट कर रहे हैं, हैश कर रहे हैं, तो उससे पहले उसमें कुछ रैंडम डेटा ऐड करते हैं जो एडिशनल होता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, इसी को हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। दिस हेल्प्स डिफाइन अगेंस्ट सेवरल टाइप ऑफ pre-computed attack and make identical password produce different stored hashes। जैसे कि जो पासवर्ड है उस पासवर्ड में हम अलग अलग तरीके का मेथड का यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, अलग अलग
कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, लेटर का यूज कर रहे हैं, सिंबल का यूज कर रहे हैं, नंबर का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आसानी से गेस कर लिया जा सकता है। तो इसमें कुछ एडिशनल चीजों को ऐड कर दे अगर, तो ये गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एडिशनल चीजों को ऐड करना ही क्या है ना, सॉल्ट कहलाता है, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। ये सब आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा टॉपिक इसमें आपका क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। डिजिटल सिग्नेचर, व्हाट इज इट? A digital signature helps provide authentication, integrity, non-repudiation। बात समझ में आया? डिजिटल सिग्नेचर जो है बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, नॉन रिप्यूडिएशन प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है हमारे डेटा की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। अगर हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, सेंडर क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर यूजिंग द प्राइवेट की। कोई भी सेंडर डिजिटल सिग्नेचर कैसे क्रिएट करता है? एक प्राइवेट की के माध्यम से, ठीक है। जैसे किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम जो पासवर्ड डालते हैं, वो पासवर्ड भी एक डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। ध्यान रखना है आपको, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए जो हम उसके लिए पासवर्ड यूज कर रहे हैं, वो भी एक डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक ना। डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पासवर्ड मतलब फाइल को ओपन भी करते हैं और उसी के माध्यम से हम फाइल को लॉक भी करते हैं, ठीक है। अगर सिग्नेचर के माध्यम से किसी फाइल को लॉक करते हैं ना, तो उसको अनलॉक करना लगभग ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। आप एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ आपको कि आप अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो उसका जो इंटीमेशन आता है उसमें पासवर्ड लगा होता है। आप कोशिश कीजिएगा एक बार उस पासवर्ड को ब्रेक करने का, जो PDF फाइल होगा उसके पासवर्ड को ब्रेक करने का कोशिश कीजिएगा। अगर हो जाए तो हमें जरूर बताइएगा, लेकिन ये लगभग नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि द रिसिपिएंट कैन यूज द सेंडर्स पब्लिक की टू वेरीफाई द सिग्नेचर। रिसिपिएंट जो है वो सेंडर के पब्लिक की का यूज करता है सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। तो मैसेज का जो सर्कुलेशन है, इसमें पहले मैसेज होता है, फिर वो हैश होता है, फिर डिजिटल सिग्नेचर होता है, और उसके बाद सेंड विथ मैसेज, ठीक है। या मैसेज के साथ क्या है पहुंच जाता है रिसीवर के पास। द रिसीवर वेरीफाइड, अब रिसीवर जो है वो वेरीफाई करता है। द मैसेज कम फ्रॉम द एक्सपेक्टेड सेंडर, जो मैसेज आया है वो उसी जगह से आया जहां से आना था। द मैसेज हैज नॉट बीन अल्टर्ड, मैसेज को किसी तरीके से टेम्पर तो नहीं किया गया, उसमें कोई चेंज तो नहीं किया गया है। ये सारी चीजें को वेरीफाई करना होता है रिसीवर को, ठीक है ना। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। किसी फाइल को क्रिएट करने के समय जो हम प्राइवेट की से उसको लॉक करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। या फिर अनलॉक करने के लिए जो हम की का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन की अगर बात कर ले तो डिजिटल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसको ओपन करने ओपन करने के लिए, फिर उसको लॉक करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। ई गवर्नेंस में उसका यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आप जब सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, सपोज कोई एक सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया, कोई वीडियो एडिटर आपने परचेज किया। अब उस वीडियो एडिटर को आप परचेज करने के बाद आपको की मिल गया उसके साथ, तो आप उसको आप बेच भी सकते हैं, दूसरे को दे दीजिएगा, 10 लोगों को बांट दीजिएगा, 10 दोस्तों को बांट दीजिएगा। लेकिन उसके साथ एक मैसेज आता है आपको कि यह सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर पे ही काम करेगा, यानी कि एक कंप्यूटर पे ही काम करेगा। जिस कंप्यूटर पर आप उसको इंस्टॉल कर देंगे उस कंप्यूटर पर वह डिजिटली साइन हो जाता है, उसके बाद वह कि दूसरे कंप्यूटर पर काम नहीं करता, यानी कि सिंगल पीसी रहेगा। एंटीवायरस के केस में भी ऐसा होता है, आप सिंगल पीसी एंटीवायरस लीजिएगा तो एक ही पीसी पे काम करेगा, आप मल्टी पीसी एंटीवायरस लीजिएगा तो मल्टीपल पीसी पे काम करेगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल पीसी और सिंगल पीसी पहचानता कैसे है? यह पहचानता है आपका डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से, और इसी का यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इसका यूज करते हैं, सर्टिफिकेट्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड HTTPS, ठीक है ना। डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होता है और HTTPS क्या होता है। तो पहले हम HTTPS को देखते हैं कि क्यों कुछ वेबसाइट्स में HTTPS लगा होता है, कुछ वेबसाइट्स में HTTP होता है। तो HTTPS आज के डेट में आपको 90% वेबसाइट में मिल जाएगा। ये शो करता है कि जब वेबसाइट इज वेरी मच सिक्योर, बिकॉज यहाँ पे एस का मतलब हो गया कि एडिशनल ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है ना। एस का मतलब होता है सिक्योरिटी, और ये इसका यूज OSI में ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के माध्यम से किया जाता है। तो इसको आप TSL ही बोल सकते हैं, HTTP विथ
TSL ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यानी क्लाइंट सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें डेटा को एक लेयर और सिक्योर करने के लिए HTTPS का यूज किया जाता है। और अगर S नहीं लगा हुआ है तो वहां पे डेटा का सिक्योरिटी की संभावना कम है, ठीक है ना। अभी करता क्या है, तो इट हेल्प्स टू प्रोवाइड इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी। अब यह इंक्रिप्शन HTTPS जो है डेटा इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है और इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि HTTPS वाले वेबसाइट में हमें मिलता है, नॉट HTTP में, ठीक है ना। जब आप विजिट करते हैं किसी वेबसाइट को, जैसे कि HTTPS example.com लिखा हुआ है, तो द ब्राउजर एस्टेब्लिशेस सिक्योर कनेक्शन विद द वेबसाइट, यानी कि जैसे ही S लग जाता है तो ब्राउजर जो है हमारा वह वेबसाइट के साथ एक बहुत ही सिक्योर कनेक्शन लगाता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी होती है, जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है डेटा को कम्युनिकेट करने में। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो डेटा ट्रांसपोर्टेशन में जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है डेटा लीक होने की, उसको क्या करता है ना, यह रोकता है। और अगर डेटा लीक हो भी जाए तो इस मतलब क्या हो गया ना, डेटा जो है इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, क्योंकि ये इंक्रिप्शन की सुविधा देता है। डेटा जो है इंक्रिप्टेड फॉर्म में, अगर डेटा कोई एक्सेस कर भी लिया तो उसको पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये फायदा है HTTPS का। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर की बात कर ले अगर, सॉरी डिजिटल सर्टिफिकेट की बात कर ले अगर, तो डिजिटल सर्टिफिकेट हेल्प्स बाइंड अ वेबसाइट आइडेंटिटी टू ए पब्लिक की। किसी भी वेबसाइट की आइडेंटिटी को एक पब्लिक की से बाइंड करने के लिए, ठीक है, बांधने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब कोई भी मतलब कि कोई भी डेटा जो है वो डिजिटली सर्टिफाइड कहलाता है। सर्टिफिकेट आर इशूड विद अ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम। जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो PKI के माध्यम से इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट के जो अथॉरिटी होते हैं वह एक ट्रस्टेड एंटिटी होती है, ठीक है ना, जो उसको साइन करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें वो सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग इन द वेब PKI। PKI में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सारे इसमें काम करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट को क्रिएट करने में, ठीक है ना। इसका यूज जनरली आप जब कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई कंटेंट अपना डालते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे आपने कंटेंट डाला, ठीक है ना, और आपका कंटेंट जो है वो यूट्यूब ने क्या किया, डिजिटली सर्टिफाई कर दिया, यानी कि सेम कंटेंट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं डाल सकता है, ठीक है ना। आपने कोई वेबसाइट बनाया, वो वेबसाइट पे जो चीजें हैं आपने उसको क्या क्या सर्टिफाई कर दिया, तो फिर सेम टाइप की वेबसाइट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है, ठीक है ना। तो कंटेंट प्रोटेक्शन के लिए, वेबसाइट प्रोटेक्शन के लिए, जनरली ऑनलाइन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेशन का यूज किया जाता है। नाउ क्रिप्टोग्राफी की बात करें अगर आपने डेली के लाइफ में, तो क्या क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग में क्रिप्टोग्राफी हेल्प्स टू प्रोटेक्ट। ऑनलाइन बैंकिंग में क्या हेल्प करता है, लॉगिन करने में। लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो होता है वहां पे आपका हेल्प करता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपका जो पासवर्ड है या फिर यूजर आईडी है वो सर्वर तक जाता है तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हेल्प कर रहा है। ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग में भी, आप सब शॉपिंग करते हैं तो आप पेमेंट करते हो, वहां से पैसा पेमेंट करते हैं या फिर कभी रिटर्न करते हैं तो पैसा वहां से आता है। तो इन सब चीजों में क्रिप्टोग्राफी का बहुत यूज है। यहाँ पे डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही काम होता है डेटा का। उसके बाद मैसेजिंग में, जो आप मैसेज करते हो किसी को तो वहां पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो तो क्या है ना कि आप जिसको मैसेज भेज रहे हो उसको मैसेज मिल रहा है सेम टू सेम जो मैसेज आप भेज रहे हो, लेकिन अगर बीच से कोई व्यक्ति उसको हैक कर लेता है तो उसको जो मैसेज मिलेगा वो सेम टू सेम मैसेज नहीं मिलेगा, उसको मैसेज इंक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू क्रिप्टोग्राफी। तो मैसेजिंग में इसका यूज होता है। उसके बाद वाईफाई में इसका यूज होता है, क्योंकि वाईफाई जो है हमारा WPA के माध्यम से, WPA के माध्यम से, WPA3 के माध्यम से, WPA2 के माध्यम से क्या होता है ना, सिक्योर होता है। यहाँ पे ये सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। उसका डिजिटल पेमेंट में पेमेंट करते हैं, वहां भी क्या है ना, हमारा डेटा जो है बहुत ज्यादा सिक्योर होता है क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से। तो ये सारे जो कुछ प्रैक्टिकल डेली यूज के हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स है जो क्रिप्टोग्राफी में यूज किया जाता है। उसके बाद अगर एक फाइनल कॉन्सेप्ट की हम बात कर ले, फाइनल कॉन्सेप्ट मैप बना ले, अगर हम देख ले तो क्या है कि सबसे ऊपर एक साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को 3 भाग में बांट दिया गया है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, जो कि ट्राइड के नाम से समझाना है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये इसी मतलब कि यहीं से क्रिप्टोग्राफी की बात आती है, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एक इनक्रिप्टेड होता है और डिक्रिप्शन होता है, ठीक है ना, और हैशिंग होता है। उसके बाद
इंक्रिप्शन जो है वो दो तरीके के होते हैं, सिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक में अलग एल्गोरिथम काम करता है, एसिमेट्रिक में अलग एल्गोरिथम काम करता है। इसी से डिजिटल सिग्नेचर की बात आती है, यहीं पे HTTPS का जाता है और सिक्योर इंटरनेट की बात करते हैं हम, यानी कि साइबर सिक्योरिटी से ही सिक्योर इंटरनेट की बात होती है। ये फाइनल कॉन्सेप्ट मैप जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसका क्विक रिवीजन की अगर बात कर ले तो छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डिजिटल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन, यह वैसा सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा CIA क्या होता है, तो CIA स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि डेटा को सिर्फ दूसरे से बचा कर रखना है, डेटा को सिक्योर रखना है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, डेटा जैसा है वैसा ही होना चाहिए। और एबिलिटी का मतलब है एट द टाइम ऑफ नीड डेटा मस्ट बी अवेलेबल, डेटा अवेलेबल होना चाहिए। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि दैट प्रोटेक्ट्स इंफॉर्मेशन यूजिंग सम टेक्निक्स। मतलब प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जो ओरिजिनल रीडेबल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होता है वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, जब टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो वो इनक्रिप्टेड डेटा जो है वो साइफर टेक्स्ट कहलाता है। इनक्रिप्शन क्या होता है, जो जब टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करते हैं तो टेक्स्ट हमारा जो कॉन्फिडेंशियल हो जाता है उसको हम इनक्रिप्शन बोलते हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सेम की का यूज बोथ द एंड में इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए भी। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, दो की का यूज करते हैं, पब्लिक की का प्राइवेट की का इंक्रिप्शन के लिए, पब्लिक की का डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की का यूज करते हैं। हैशिंग क्या होता है, ये इट क्रिएट्स अ वे डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट क्रिएट करता है जो कि इंटीग्रिटी के लिए और पासवर्ड स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है। और HTTPS और TSL की बात कर ले तो ये जो है कम्युनिकेशन है वेबसाइट्स और मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर करने का काम करता है। तो यहाँ तक हमारा पूरा जो क्रिप्टोग्राफी वो खत्म होता है, इसलिए कुछ टर्म्स। लेकिन लास्ट में दो क्वेश्चन आता है कि इफ समवन गेट्स योर पासवर्ड व्हाट यू प्रोटेक्ट अकाउंट, व्हाट प्रोटेक्ट्स योर अकाउंट। अगर कोई व्यक्ति आपका पासवर्ड ले लेता है तो आपका अकाउंट कैसे सुरक्षित रहेगा और कौन सुरक्षित करेगा, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा, इफ समवन इंटरसेप्ट इनक्रिप्टेड डेटा दे कैन सिंपली रीड इट। क्या अगर कोई व्यक्ति इंटरसेप्ट कर लेता है आपका डेटा को, जो आपका डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि बैंक में लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के टाइम में आपने यूजर ID पासवर्ड डाला, वो यूजर ID पासवर्ड का आपने मशीन में लॉगिन किए तो सर्वर पे गया है, तो व्हाइल इट इज गोइंग ऑन द सर्वर समवन इज टेकिंग ऑन द वे और हैकिंग ऑन द वे, कोई वे में ही क्या है, रास्ते में इसको ले लिया और हैक कर लिया तो क्या होगा, क्या उसको पढ़ लेगा वो? ये दो क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। नाउ फाइनली, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट द सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, टुगेदर दे फॉर्म अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मॉडर्न डिजिटल सिक्योरिटी। आज का जो डिजिटल सिक्योरिटी है इसके दोनों पार्ट है, साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी। साइबर सिक्योरिटी जो है वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, पूरे सिस्टम को, और क्रिप्टोग्राफी जो है वो कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। दोनों मिलकर जो है डिजिटल सिक्योरिटी बनाते हैं। तो हमारा जो स्लाइड यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो और चीजें समझ में आई हो, कुछ जानकारी मिली हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। धन्यवाद।